तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखते हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का 3rd चैप्टर पंचायती राज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर हम इस पार्ट में जैसे मतलब पंचायती राज के बारे में देखेंगे। तो ये एक मैप दिया हुआ है, एक थोड़ा चीज़ बताया गया कि जैसे ये ग्राम पंचायत है, ये 1 गांव 2 गांव 3 गांव 4 गांव 5 गांव 5 गांव से या उससे ज़्यादा भी 5-6 गांव से मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद ग्राम पंचायत से क्या बनता है, जैसे ये एक जनपद पंचायत है, 1-2 जनपद पंचायत है, तो इससे क्या बन जाता है, जिला पंचायत। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चर्चा करते हैं। कमलपुर गांव के सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक ने कहा कक्षा 6वीं के 4 छात्राओं ने पंचायत के बारे में पता करने को कहा। 1 सप्ताह के भीतर उन्हें अपने ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव और ग्राम सभा के बारे में जानकारी लाने को कहा। काम का इस प्रकार बटा था। नेहा ने पंच से संबंधित जानकारी दी कि संध्या सरपंच से, जगमोहन ग्राम सभा के अधिकारियों से और शिक्षक ने कहा कि वह ग्राम पंचायत के गठन के नियमों और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लाए। जो नेहा का काम था बहुत सरल था। उसकी भाभी उमा मदनपुर की पंच थी। पंचों के बारे में जानकारी के लिए नेहा शाम का खाना खाकर उन उमा भाभी के पास पहुंच गई। नेहा, ये तो हम जानते हैं कि आप पंच हैं, मगर आप पंच कैसे बनी? क्या पंचायत में आपकी तरह और भी पंच हैं? तो फिर जो उनकी जो उमा भाभी पंच थी, उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 पंच होते हैं। सभी वार्डों के वयस्क लोग मिलकर उन पंचों को चुनते हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा गया रहता है। इन्हें क्या कहते हैं, हम वार्ड कहते हैं। वार्ड को कैसे डिसाइड किया जाता है, जैसे 100 लोग हैं तो उसको 1 वार्ड बना देंगे, फिर 100 लोग हैं तो फिर इसको 1 वार्ड बना देंगे, तो या तो 110 भी हैं तो फिर भी उसको 1 वार्ड बना देंगे। इस प्रकार इन्हें वार्ड बना दिया था। प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते हैं। प्रत्येक गांव में 10 से 20 वार्ड होते हैं। मैं माथापुर पूरा वार्ड से पंच हूँ। पंच की उम्र में 21 साल या उससे अधिक की उम्र कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। चुनाव होने वाले को उम्मीदवार कहते हैं। मैं माथापुरा वार्ड से खड़ी हुई थी। जब 1 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उनमें से एक को चुनने के लिए मतदान होता है और वार्ड के लोग वोट देते हैं और जिसका सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वह पंच बन जाता है। लेकिन माथापुरा वार्ड में मैं अकेले ही चुनाव खड़ी हुई थी, इसलिए मतदान की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैं निर्विरोध चुनी गई। फिर मतदाता कैसे होता है? अभी तुम केवल 12 साल की, इसलिए तुम मतदान नहीं कर सकते। जब तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाएगी तो तुम मतदान कर सकती हो। और तुम्हारा जो सूची, एक हर गांव में एक मतदाता सूची होता है जो पटवारी या शिक्षक घर घर जाकर उसमें नाम जोड़ते हैं। फिर जो ये चुनाव होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। इसमें दिया हुआ है कि मतलब जो मतदाता हैं उनके नाम दिया हुआ है जो वोट डालेंगे पंच के चुनाव में। जैसे सोनल है, सोनल की उम्र 16 साल है, ये ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं डालते हैं। तो जिसकी उम्र 18 साल होती है उससे अधिक होती है वही लोग इसमें। तो ये कैंडिडेट के बाद मतलब ये मतदाता सूची है कि ये लोग वोट डाल सकते हैं। 5 साल में चुनाव, तो मतलब ये जो चुनाव होता है हर 5 साल में होता है ना। हर 5 साल में कोई भी केवल 5 साल के लिए ही पंच चुना जाता है। फिर पिछले चुनाव पंचायत चुनाव में 2 साल पहले हुआ था। मैं बस 3 साल और पंच रहूँगी, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। मतलब क्या हुआ था कि मतलब जैसे कोई पंच बना हुआ था, फिर 2 साल के बाद शायद उसकी मृत्यु हो गई या किसी कारण वैसे उसको पंच से इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो 3 साल के लिए ही चुनाव हो गया और 3 साल के लिए ही वो पंच बनी। अगर मतलब जो पहले वाला व्यक्ति है अगर वो 3 साल 4 साल या 5 4 साढ़े 4 साल
रहता अपने पद में, फिर उसके बाद या उसकी मृत्यु हो जाती है, वो त्यागपत्र देता, तो अगला चुनाव 5 साल के लिए होता। अगर वो उससे कम है तो 3 साल के लिए ही चुनाव हुआ था। फिर सरपंच और उप सरपंच। पंचों की तरह सरपंच को भी सभी लोग वोट डाल के चुनते हैं। फ़र्क इतना है कि पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं, लेकिन सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं। मगर सरपंच ही पंचायत का मुखिया होता है। मुझे हर महीने सभी पंचों को बुलाकर बैठक करानी होती है। इस बैठक की अध्यक्षता मैं ही करूँगी, यानी बैठक को मैं ही संचालित करूँगी। फिर ग्राम पंचायत को मतदाताओं को बुलाकर ग्राम सभा करनी पड़ती है। इन बैठकों में जो विकास के काम करने का निर्णय होता है, उसके बारे में जनपद या जिला पंचायत या सरकारी अधिकारी से मिलकर पैसे का इंतजाम करती हूँ। ये काम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, मुझे देखना पड़ता है। पैसे जो पंचायत को मिल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं, इसका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। अरे आपको तो काफ़ी सारे काम पर, लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाए या तो काम कौन देखेगा? अगर मतलब जो सरपंच को अगर कुछ हो जाता है तो ये सब सारे कार्य कौन देखेगा? उप सरपंच कार्य को देखता है। अगर उप सरपंच भी नहीं है तो वो जो सारे पंच मिलकर अपने में से एक उप सरपंच को चुन लेते हैं। फिर देखिए ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत के कामों के बारे में पता करना। उसने सोचा क्यों ना पंचायत को किसी बैठक में जाकर देखूं कि मतलब क्या क्या होता है। तो 12 पंचों में से सिर्फ 5 पंच ही आए थे। सब इंतज़ार कर रहे थे कि 2 और पंच आ जाएं तो बैठक शुरू करने के लिए कम से कम आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हो जाएंगे। यानी कमलपुर पंचायत के 12 पंचों में से कम 7 पंचों को बैठक में होना जरूरी है। तो दोस्तों जो मतलब पंचायत में जो बैठक चालू है उसमें मान के चलिए कि 12 पंच हैं, और क्या रहता है जो बैठक में आधे से अधिक सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर 12 है तो 6 हुए। अब 6 + 1 और आ जाता है, 7 हो जाते हैं। तो ये क्या 7 जो संख्या कैसे हो गई? ये आधे से एक अधिक हो गई। फिर कुछ देर बाद 2 से 3 सदस्य और आ गए और बैठक शुरू हो गई। सरपंच कलावती बाई बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। सबसे पहले सचिव ने पिछले बैठक के निर्णय को पढ़कर सुनाया और उन पर जो काम हुआ उसकी जानकारी दी। उसके बाद परसवाड़ा गांव के पंच बोले, हमारे गांव में कुएं का जल स्तर लगातार कम हुआ है। ऐसे में कुछ ही महीनों में गांव में पीने का पानी नहीं मिलेगा। गांव वाले चाहते हैं कि जल ग्रहण योजना चलाई जाए ताकि बारिश के पानी का संजो कर रखा जा सके, और पंचायत में इसके बारे में योजना बनानी चाहिए। पंच, सरपंच और उप सरपंच के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है। सचिव क्या करता है? सचिव का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसका काम पंचायत की बैठक में हुई चर्चा कर एवं निर्णय को रिकॉर्ड बन रखना और पंचायत की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखना। सचिव को सरकार द्वारा वेतन किया जाता है, जबकि पंच और सरपंच उप सरपंच को कोई वेतन नहीं मिलता। फिर उसके बाद चंगोरा ने पंच ने कहा, चंगोरा और मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण होना था। यह यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए गया था। उसका क्या हुआ? तो पुलिया के लिए स्वीकृत राशि आ गई है, शीघ्र ही आपको काम चालू करवाना होगा। फिर गांधी वार्ड के पंच ने कहा, हमारे वार्ड की प्राथमिक शाला में पिछले 1 महीने से एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यहाँ 4 शिक्षकों होना चाहिए। एक शिक्षक छुट्टी पर है और 2 किसी सर्वेक्षण में लगे हुए हैं। ऐसे में शाला की पढ़ाई कैसी होगी? तो सरपंच ने वादा किया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मातापुरा की पंच ने सवाल किया कि आजकल गांव में मलेरिया और पीलिया बहुत फैल रहा है, तो गांव में डबरों और कुओं की सफाई होनी चाहिए और कुछ दवाओं का छिड़काव होना चाहिए। मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेती हूँ, पर कुछ पैसे चाहिए। उप सरपंच ने सभी परिस्थितियों उपस्थित पंचों से अपने अपने मोहल्ले
की जिम्मेदारी लेने को कहा। उसके बाद मुंगेली पंडिया रोड के कमालपुर पहुंच मार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से बना है। सभी ने उस पर हस्ताक्षर किया। दोपहर 2 बजे मीटिंग समाप्त हो गई। तो दोस्तों मीटिंग में क्या हुआ, सबसे पहले जो सचिव था उसने पिछले मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ था और जिसके लिए पैसा आया था उन सबको पढ़ के सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद उस मीटिंग में सब अपने अपने मोहल्ले की मतलब जानकारी दी है गांव की कि हमारे गांव में जल का स्तर नीचे गिर गया है, तो हमारे गांव में मलेरिया फैल रही है, हमारे जो गाँव में पीने का पानी नहीं है, जल सड़कें पुल का निर्माण होना था तो उसके लिए पैसा आया कि नहीं आया। तो इस सब चीज़ के बारे में चर्चा हुई। और जो महत्वपूर्ण चीज़ था तो जैसे गांव की सफाई करानी है तो उसका सभी ने प्रस्ताव पारित किया और सभी ने हस्ताक्षर किया। तो वो प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हो गया और फिर उसके लिए पैसे आ जाएंगे, फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के काम। बैठक के बाद अभय सरपंच के पास गया और उसने कलावती भाई से कहा, मौसी मुझे नहीं पता था कि पंचायत में इतनी सारी बातें होती। मैं तो सोचता था इसका काम सड़क बनवाना है। जरा आप भी मुझे बताइए कि पंचायत के और क्या क्या काम है। तो उसने बताया कि गांव की सफाई करवाना, गांव के पानी पीने व निस्तार के पानी की व्यवस्था कराना, सड़क पुलिया शाला का निर्माण और मरम्मत, विवाह मृत्यु जन्म मृत्यु को दर्ज कराना, गांव में पाठशाला और स्वास्थ्य सेवा की निगरानी कर आदि है। इसके अलावा गांव के विकास के लिए योजना बनाना तथा शासन द्वारा चलाए गए योजना का क्रियान्वयन करने में मदद करना। तो सबसे पहले क्या क्या था, साफ सफाई कराना, पीने का पानी उपलब्ध कराना, जो सड़क बन रही सड़क पुलिया शाला का निर्माण कराना, जन्म मृत्यु दर किसकी मृत्यु हो रही किसका जन्म हो रहा है उसको दर्ज करवाना, स्वास्थ्य सेवा की निगरानी करना, पाठशाला को देखना और गांव में क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं उसको और शासन उसको देखना और शासन के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई उसको लागू करना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी। फिर अभय ने यह सब सुनकर पूछा, मौसी मगर ये सब गांव के लिए पैसे बहुत लगते होंगे तो ये पैसा आता कहाँ से है। तो ये सब काम के लिए पंचायत को केंद्र और राज्य से पैसे मिलते हैं। इन सरकारों को गांव में जो भी विकास कार्य कराना होता है उसके माध्यम से पंचायत के माध्यम से ही कराते हैं। वे इसके लिए निर्धारित राशि पंचायत को दे देते हैं और पंचायत उन कामों को करवाती है। इसके अलावा पंचायत गांव-गांव के लोग छोटे मोटे कर लगाकर पैसा इकट्ठा करते हैं। पंचायत भी कर लगा सकती है, तो जैसे सफाई कर, गांव में लगने वाले दुकानों पर कर, मेले में लगने वाले दुकानों पर कर। इसके अलावा रेत मुरूम पत्थर आदि के खदान हो तो उन पर रॉयल्टी भी वसूल कर सकती है। इन सबसे जो आय होती है उसी को पंचायत का काम चलता है। फिर पंचों के चुनाव के बारे में नेहा ने पंचों के चुनाव के बारे में बताया। फिर आगे देखते हैं पंचायतों में आरक्षण। तो पंचायतों में कैसा कैसा आरक्षण होता है, सबको सरपंच और उप सरपंच के बारे में जानकारी दी। फिर उसने गांव का कि सरपंच एक महिला थी, उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव है क्योंकि पंचायतों में महिला और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष आरक्षण है। यानी हर पंचायत में कुछ वार्डों के लिए केवल महिला, तो किसी वार्डों में अनुसूचित जाति, तो किसी वार्ड में पिछड़ा जाति चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी जाति के लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते। और इस तरह हर विकासखंड के कुछ पंचायत में केवल महिला या फिर आरक्षित वर्ग के लोग ही सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। फिर शेख इमरान के मन में एक सवाल उठा, क्या दूसरे वार्ड से केवल पुरुष या सामान्य जाति के लोग ही लड़ सकते हैं? नहीं, उन पर आरक्षित पदों के लिए कोई भी अनारक्षित कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे अनारक्षित अगर पद है तो उसमें महिला पुरुष ST SC OBC कोई भी चुनाव लड़ सकता है। गुरुजी, यह आरक्षण होता क्या है, क्यों है आरक्षण
होता ही क्यों है? अगर सब समान है तो किसी भी पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है वे आमतौर से गरीब और सुविधाओं से वंचित हैं। वे समान तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यदि उन्हें इस प्रकार के अवसर न दिए जाए तो वे समाज के वर्ग उपेक्षित रहेंगे और समाज की समानता नहीं आ सकेगी। इस कारण ST, SC, OBC और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया जाता है। इसी आरक्षण के कारण ही आज हर पंचायत में कम से कम हर वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन पाए हैं। जैसे ग्राम 12 पंच हैं तो उसमें 4 महिलाएं हैं, आरक्षित होंगे, और उस पंच के पद पे पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते। पर इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। महिलाएं अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकती, जैसे ST और SC और OBC के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षण का मतलब यह नहीं होता कि सामान्य जाति के लोग इस पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, पर ST, SC और OBC के लोगों के लिए सामान्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखते हैं ग्राम सभा क्या होता है। सुभाष ने कहा, आप सब जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते हमारे गांव में ग्राम सभा हुई थी। मैं पूरे समय सभा में रहा और जानकारी हासिल की। तभी रंजन ने पूछ बैठा, ग्राम सभा में हम बच्चे भी भाग ले सकते हैं? सुभाष ने स्पष्ट किया, ग्राम सभा में कोई भी बैठ सकता है, मगर इसके लिए गांव के मतदाताओं को वोट देने का अधिकार होता है। फिर वह ग्राम सभा के बारे में बताने लगा। जब मैं एक ग्राम सभा में पहुंचा तो बैठक शुरू हुई थी। पहला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का अनुमोदन। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से एक योजना आई थी जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे पर को गैस का चूल्हा और टंकी बांटनी थी। इसलिए गांव के ऐसे परिवार का चयन किया जा रहा था। गांव का पंच होने के नाते भोला काका ने गांव के उन परिवारों के नाम पढ़ना शुरू किया जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए। उन्हें करीब 15 नाम पड़े। इसमें से 5 नाम कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई। लखन तो गरीब नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है। किसी ने कहा, भोला काका ने बताया उसने यह सब कर्ज लेकर किया है। फिर भी उन सभी लोगों को लगा कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वह कर्ज की राशि पटा सके, तो उसका नाम सूची से काट दिया गया। ऐसे ही 4 और लोग के नाम काटे गए। फिर गांव में पंचायत द्वारा किए जा रहे कामों पर चर्चा की गई। स्कूल के अतिरिक्त गमलों की चर्चा की गई। स्कूल का अतिरिक्त कमरा अधूरा पड़ा था, कई दिनों से काम बंद भी था। भोला काका ने बताया, जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वह बीमार हो गया। लोगों ने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो दूसरे ठेकेदार लाया जाए। बरसात से पहला कमरा पूरा हो जाना चाहिए। भोला काका ने काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया। फिर अगले 2 से 3 घंटे ऐसे ही बैठक चली। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्राम पंचायत की आमदनी खर्च को ही प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा हुई। सुभाष ने आगे बताया, पंचायतों को जो भी काम करने होते हैं उसके संबंध में उसे ग्राम सभा में प्रस्ताव पेश करना होता है और प्रस्ताव पर चर्चा होती है। फिर जो स्वीकृति मिलती है, फिर स्वीकृति मिलने के बगैर पंचायत में कोई भी काम शुरू नहीं होता और पंचायत सदस्यों को समय समय पर उन पर कामों की प्रगति के बारे में ग्राम सभा को बताना पड़ता है। ये सब सुनकर कक्षा की एक छात्रा केतकी ने खुशी होकर बोलने लगी कि ग्राम सभा के माध्यम से गांव का हर एक व्यक्ति अपने गांव के विकास के कार्यों के निर्णय में भाग ले सकता है और इस बात पर निगरानी भी रख सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं जनपद पंचायत। जो पंचायती राज है वो 3 पार्ट होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ये दूसरा पार्ट है जनपद पंचायत। हमारी जो पंचायत राज वो त्रिस्तरीय है, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत। ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से कड़ी की भांति जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यों की ये 3 संस्थाएं आपस में मिलकर
करती, जैसे जनपद पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत की भांति जनपद पंचायत का भी गठन चुनाव द्वारा होता है। सदस्यों को चुनाव क्षेत्र के मतदाता द्वारा होता है। 5 वर्षों के लिए विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं तथा सरकारी बैंक के प्रतिनिधि भी संयोजित होते हैं। जनपद पंचायत के कामों की देखरेख जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। कौन कौन चुनता है? मतलब जनपद पंचायत के कामों की देखरेख के लिए एक पंचायत के सदस्य, फिर अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष। पंचायत की भांति यहाँ भी ST, SC, OBC और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। दोनों में एक पद पर आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। अब जनपद पंचायत के कार्य। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ग्राम पंचायत को राज्य सरकार से धन दिलवाना। तो जो ग्राम पंचायत वो सबसे निचले स्तर पे आती है, उसके ऊपर जनपद पंचायत है। तो जनपद पंचायत का कार्य होता है कि ग्राम पंचायत को पैसे दिलवाना, और जनपद पंचायत की ही देखरेख में ग्राम पंचायत की कार्य होता है। ग्राम के समग्र विकास के लिए पंचायत को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना है, जैसे कृषि विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक। जनपद पंचायत महिला, युवा और बाल कल्याण, निभक्त निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्य, परिवार नियोजन, खेल कूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था, सहायता और संचालन करती है। प्राकृतिक आपदाओं में आपात सहायता की व्यवस्था कराना, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार कर इसका कार्य। आजकल जनपद पंचायत शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के कुछ पदों पर नियुक्ति भी करती है। तो जनपद पंचायत की आय के साधन क्या क्या हैं? भाई इनको भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा तो पैसा भी मिलता है। फिर ये भी क्या करती, कई जगह कर लगा के पैसा इकट्ठा करते, जैसे मकान, जमीन, मेले और बाजार पर कर लगा के। और फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इसका मतलब जनपद पंचायत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और पूरे जनपद पंचायत के निर्णय को लागू करवाता है। फिर हम देखेंगे जो द्वितीय स्तरीय था उसका लास्ट टॉपिक है जिला पंचायत। एक ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के ऊपर क्या हो गया, जिला पंचायत। इसका गठन जिला स्तर पर होता है। इसके अंतर्गत जिला के सभी जनपद पंचायत आते हैं। अब ये क्या करता है, ये भी 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। 50,000 की जनसंख्या पर जिला पंचायत का एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10, अधिकतम 35 होती है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। ST, SC, OBC और महिलाओं के भी इसमें भी आरक्षण होते हैं। फिर जिला पंचायत के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मिलकर करते हैं। एक पद आरक्षित होता है। अगर कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के कार्यों की देखरेख करना, उनको धन उपलब्ध करवाना, सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं को ग्राम और जनपद पंचायत में लागू करना और कुछ जो पद रिक्त हैं उनको भरना। और जिला पंचायत की आय का प्रमुख साधन राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त है और फिर वो भी मकान, दुकान, मेलों पर कर लगाती है। इसमें भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में एक मुख्य अधिकारी होता है, जैसे उसमें सचिव हो गया ग्राम पंचायत में, जनपद और जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। तो ये राज्य सरकार नियुक्त करती है और कुछ जनता द्वारा चुनती है और इनको पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इनको पैसा मिलता है। उनकी जो योजनाएं होती हैं उनको ये लागू करते हैं। तो ये एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसे हम ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है।